अच्छा गाइस, कई लोगों के पास कॉकटेल जो है वो ब्रीड कर रहा होता है, लेकिन बच्चे जो है वो कई बार ऐसा होता है कि डिसेबल निकल आते हैं। कई कॉकटेल के आपने बच्चे देखे होंगे, खूबसूरत होते हैं बट कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। अमूमन डिफेक्ट्स क्या देखने में आते हैं? पैर टेढ़ा है, पाँव टेढ़ा होता है, अमूमन ये देखने में आता है। यार बहुत रेयर केस है, ऐसा नहीं होता कि हर ब्रीड में ऐसे हो रहा है, बहुत कम कम ही होता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि हर ब्रीडर को सामना करना पड़ सकता है इसका। खासकर कुछ ऐसे पेयर होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हम बड़े शौक से लाते हैं और वो ब्रीड भी कर देता है, लेकिन उसमें ये सीन हो जाता है कि यार उसके बच्चे जो है ना किसी मसले की वजह से अजीबो गरीब निकल रहे होते हैं, डिसेबिलिटी होती है किसी ना किसी किस्म की। अब वो डिसेबिलिटी क्या क्या होती है? कमजोरी, जो सीने की जो हड्डी है जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं वो विजिबल होती है। और पीस कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा होता है, मतलब वो बचपन से ही कमजोर होता है। कई बार डाउन सिंड्रोम होता है, यानी कि आंखें अजीब सी हो जाती हैं, फेस छोटा होता है, आंखें बड़ी होती हैं और एक मेंढक जैसी जो है ना फेस की लुक आ रही होती है कॉकटेल के अंदर। तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ये भी डिसेबिलिटी होती है एक तरह की। होता है ये कमजोरी की वजह से ही है। अब लोग तो ये कहते हैं ना कि यार हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी इतने मसले मसाइल का सामना कर रहे हैं, फूड खिला रहे हैं, सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं, विटामिन डाल रहे हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अपना टाइम कितना हम सर्व कर रहे हैं खाली कॉकटेल की हॉबी के अंदर। तो फिर इतना कुछ करने के बावजूद अगर ऐसा कोई पीस पीस निकल आए तो बंदे की हट जाती है। और बात भी सही है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये कि इसकी वजह क्या होती है डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी की सबसे पहली वजह ये होती है, हो सकता है कि पेयर जो है वो प्रॉपर फीड ना करवा रहा हो। कई बार टेम्परेचर भी वजह बनता है किसी बच्चे की डिसेबिलिटी का। कई बार क्या होता है कि माँ बाप जो है वो बच्चों पे सही से बैठ नहीं रहे, हवा लग रही है बच्चों को। या कई बार ऐसा भी होता है गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी हो गई कि टेम्परेचर जो है जितना बच्चों को रिक्वायर्ड था उससे भी ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उससे भी बच्चे जो है ना कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी से भी कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी से भी कमजोर हो जाते हैं। कई बार खुराक उस लेवल की ना मिलने की वजह से, फीड उस लेवल की ना मिलने की वजह से हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो देखा गया है कि जेनेटिकली भी प्रॉब्लम आता है। जैसे आप सिबलिंग्स की अगर पेयरिंग करवाते हैं तो उनमें ये केसेस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से पूरा अलर्ट रह के एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं और सिबलिंग्स की ब्रीडिंग ना लें, यानी कि बहन भाइयों के पेयर आप कोशिश करें ना लगाएं। इवन के सेम फैमिली में कोशिश करें पेयर ना लगाएं। अगर आपको मजबूरन लगाना पड़ जाता है तो आप लगा सकते हैं। हर सिबलिंग की पेयरिंग में से ऐसा डिफेक्टेड पीस नहीं निकलता। सिबलिंग्स की पेयरिंग बहुत सारे लोग लगाते हैं, ब्रीड भी लेते हैं और आती भी है। लेकिन ये होता है कि अच्छी ब्रीडिंग के लिए और अलर्ट रहने के लिए या पहले से ही कह ली एहतियातन जो है वो कोशिश यही की जाती है कि आउट ऑफ द फैमिली जो है वो पेयरिंग की जाए, किसी एक मेल की आउट ऑफ द फैमिली जो है शादी करवाई जाए या पेयरिंग करवाई जाए, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो दो अलग अलग खून से मिलकर बनेगी तो वो एक नया खून होगा जो कि बहुत ताकतवर होगा। सेम ब्लड में बार बार ब्लीडिंग लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो खराब हो सकती है और आपके आने वाले जो रेवेन्यू है, जो ब्रीडिंग जो क्लच आपके आ रहे हैं इन फ्यूचर, उनको थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। अगेन यही कहूँगा कि इनमें टेम्परेचर का ख्याल रखें। गर्मियाँ हैं तो ठंडा करने की कोशिश करें, बॉक्सेस बड़े इस्तेमाल करें। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता, कॉकटेल खुद मैनेज हो जाता है। असल मसला होता है गर्मियों का। तो डब्बे जो है वो बड़े रखें और डब्बों में कोई ऐसा एक्सटर्नल होल करवा लें या डब्बों के जो मुंह के साइज़ है वो बड़े रखवाएं ताकि वहाँ से हवा गैस वगैरह पास हो जाए। और सर्दियों में कोशिश करें कि उस जगह को या तो फिल कर दें। और जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, मिसाल के तौर पे एक ऐसा महीना होता है जिसमें ठंड जो है वो पूरे उरूज पर होती है, अमूमन ये महीना जो है दिसंबर का होता है। और कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये जनवरी पे कन्वर्ट हो गया है, यानी दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती जितनी जनवरी में होती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ठंड जो है वो जाती भी देर से है कराची में और आती भी देर से है, जबकि पंजाब के इलाकों में क्या होता है कि वहाँ पर ठंड जो है बहुत जल्दी आ जाती है, वहाँ पे रज़ाइयाँ पहले निकल आती हैं। चूँकि पंजाब जो है वो करीब है मरी के, पंजाब मरी के करीब नहीं है, मरी पंजाब में ही आता है एक तरह से। तो पंजाब जो है वो ठंडा इलाका है, मरी जो है वो पंजाब में आता है, इस्लामाबाद मरी ये सब पंजाब में आते हैं। तो पंजाब में टेम्परेचर थोड़ा सा पहले ठंडा हो जाता है बनिस्बत कराची के। पंजाब में सितंबर में अक्टूबर में सर्दी शुरू हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तक में सर्दी जो है वो ठीक ठाक शुरू हो जाती है। और कराची में सितंबर में इतना पसीना निकल रहा होता है, अक्टूबर नवंबर नवंबर तक दिसंबर तक जो है ना गर्मी हो रही होती है कराची में। वो साहिल समुंदर की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गंदगी की वजह से। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
यहाँ पर कह लीजिए आप इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत फैक्ट्रीज हैं कराची के अंदर, लांडी कोरंगी ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं कंपनीज के। तो एक बिजनेस कमर्शियल सिटी है कराची, बिजनेस सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस सिटी। तो इस वजह से जाहिर सी बात है टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो होता है, मतलब यहाँ से हीट जो है ज़्यादा निकलती है। गाड़ियों के धुओं की सूरत में ले लें आप, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इतना बाकी शहरों में नहीं है जितना कराची में। तो ये सब जो हीट निकलती है मशीन से, जो मशीन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कार की फॉर्म में हो, लैपटॉप्स की फॉर्म में हो, कंप्यूटर की फॉर्म में हो, या फिर कह लीजिए फैक्ट्रियों के धुएं की फॉर्म में हो, या प्लांट लगा हुआ हो कहीं पर भी, तो ये सारा टेम्परेचर, ये सारी हीट जो है वो आसमान में जाती है। और फिर क्या होता है, उससे ओजोन लेयर डैमेज होने का खतरा होता है। ओजोन लेयर जो है वीक हो जाती है, और फिर सनलाइट में इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो डायरेक्टली, यानी कि इतनी तेज़ी से वो जाके ग्लेशियर्स पर लगती है जो बर्फ़ानी तूदे होते हैं, और फिर बर्फ़ानी तूदे पिघलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गर्मी में और इजाफा हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीडिंग जो है डिस्टर्ब होती है कराची में, लेकिन बाकी जगहों पे फिर भी काफ़ी मेंटेन देखी गई है। आउटडोर वालों के बहुत ही ज़्यादा मज़े होते हैं। कई लोगों की छतें इस तरह की हैं जहाँ पे हवा के थपेड़े आते जाते रहते हैं और बड़ा सुकून, पुरसुकून माहौल होता है उनकी छतों पे। तो ऐसी जगहों पे कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, चाहे खाने पीने में हो, ब्रीडिंग में हो, कुछ भी हो। तो उनके पास काफ़ी कम चांसेस होते हैं किसी किस्म का मसला है। एक हमारे दोस्त हैं, आबिद नाम है उनका, हमसे तो बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बाप जैसे हैं, लेकिन हैं तो दोस्त ही, जो सच बात है। बच्चों की तरह करते हैं, अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं। आबिद नाम है उनका, बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है उनके पास। तो वजह सिर्फ क्या है कि जी छत है और उनके पास एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बट सिर्फ ये कह देना कि छत की वजह से आ रही है, ये भी ज्यादती होगी। नो डाउट बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत खुल के जो है वो पालते हैं कॉकटेल को, बहुत खुशी से रखा हुआ उन्होंने। तो ही इज सच अ नाइस पर्सन। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई जिन लोगों के पास छत है ना, यार मैं कहता हूँ मौका है भाई, कर जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ, एक बार बना जाओ। क्योंकि हम लोग अगर काफ़ी स्टे किया है हमने छत ना होने की वजह से। मेरा जो असल टाइम बर्बाद हुआ है ना, वो बर्बाद हुआ है छत ना होने की वजह से। क्योंकि देखें, इंडोर किराए पे भी लेके देख लिया मैंने, मज़ा नहीं है भाई, वो मज़ा नहीं है। इंडोर में प्रॉपर तबीयत से फारिग होना पड़ता है बंदे को, एसी लगाना पड़ता है, मेंटेनेंस बहुत हाई होती है इंडोर के अंदर। असल जो मजा है ना बर्ड्स हॉबी का, वो आउटडोर के अंदर है। और असल ब्रीडिंग भी, जो कराची की बात कर रहा हूँ मैं, आउटडोर के अंदर है। इंडोर के अंदर बहुत भाई आपको केयर करनी पड़ती है, बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, सफाइयाँ वफाइयाँ बिल्कुल टाइट रखनी पड़ती है इंडोर के अंदर। इसलिए मैं भागता हूँ इंडोर से। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।